गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन राष्ट्रीय आय को मापने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए हमें दो प्रकार की कठिनाइयों का मूलतः रूप से सामना करना पड़ता है। एक तो है आपकी धारणामूलक कठिनाइयां और दूसरी है आपकी सांख्यिकी कठिनाइयां। तो देखिए, धारणामूलक कठिनाइयां क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों की भिन्न भिन्न धारणाएं थी, उनके आधार पर जो कठिनाइयां सामने आई उन्हें हम धारणामूलक कठिनाइयों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम आज सबसे पहले अपन धारणामूलक कठिनाइयों को पढ़ेंगे जो कि राष्ट्रीय आय को मापने में आती है। तो सबसे पहले जो कठिनाई है धारणामूलक, वह है आपकी आर्थिक क्रिया की पारिभाषिक कठिनाइयां। देखिए क्या है आपकी आर्थिक क्रिया की पारिभाषिक कठिनाइयां। तो आर्थिक क्रिया को किस तरीके से हम आर्थिक क्रिया की एकदम सही परिभाषा क्या होती है उसे हम देखते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि उन आर्थिक क्रिया का समावेश होता है जिनका मुद्रा के द्वारा मूल्यांकन होता है। देखिए, ये बोलते हैं कि राष्ट्रीय आय में उन आर्थिक क्रियाओं का समावेश होता है जिनका मापन मुद्रा के द्वारा होता है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका लेन देन हम मुद्रा के द्वारा करते हैं, उन सारी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल करते हैं। पर वास्तविकता में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो काम हो तो रहा है पर उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते। देखिए, अगर एक शिक्षक स्कूल में जाकर छात्रों को पढ़ाता है तो उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, क्योंकि स्कूल के द्वारा उसको एक मासिक आय, एक मासिक वेतन दिया जाता है, तो उस चीज को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। पर वही शिक्षक जब घर जाकर अपने बच्चे को ट्यूशन अपने घर पर पढ़ाता है तो उससे उसको कोई आमदनी नहीं होती, तो इस प्रकार से उस आर्थिक क्रिया को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की काफी चीजें हैं, जैसे एक मकान मालिक ने अपना मकान किराए पर दे रखा है तो उसको जो किराए की प्राप्ति होती है उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। पर जब वही मकान मालिक अपने मकान में खुद स्वयं रहता है तब उसको कुछ धन की प्राप्ति नहीं होती, तो उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें ये समझाया गया है कि उन आर्थिक क्रियाओं का ही समावेश हम राष्ट्रीय आय में करेंगे जिनका लेन देन हम मुद्रा के रूप में करते हैं, और जिन वस्तुओं का लेन देन हम मुद्रा के रूप में नहीं करते हैं उस चीज को हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। तो एक ये बहुत बड़ी कठिनाई है कि किस चीज को हम राष्ट्रीय आय में काउंट करें, किसको नहीं करें। तो ये एक बहुत ज्यादा पारिभाषिक कठिनाइयां उत्पन्न होती है कब, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए। तो ये थी आपकी आर्थिक क्रिया की पारिभाषिक कठिनाइयां। ठीक है, अब अपन दूसरी कठिनाई की तरफ चलते हैं। दूसरी कठिनाई है आपकी उपेक्षित बाजार सौदे। उपेक्षित बाजार सौदे, तो देखिए इसमें कौन से सौदे आते हैं, ऐसे लेन देन जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते, जैसे हस्तांतरण, भुगतान, अवैध क्रियाएं आदि। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें ऐसे लेन देन को लिया गया है जिनका भले मुद्रा के द्वारा लेन देन हो रहा है पर उन लेन देनों को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से लेन देन हो सकते हैं जिनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो पहला है आपका हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान मतलब ऐसे भुगतान जो कि आदमी को बिना कार्य किए हुए दिए जा रहे हैं, जैसे आपकी पेंशन है, छात्रवृत्ति है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें आदमी काम तो कुछ नहीं कर रहा पर उसका भुगतान उनको दिया जा रहा है, पेंशन आ रही है, आपकी छात्रवृत्ति आ रही है, तो इन सारी चीजों को हम राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को नौकरी के रहते हुए उसे जो मासिक वेतन मिलता है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, और नौकरी से जब रिटायर्ड हो जाता है उसके बाद में जो पेंशन आती मिलती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरा है अवैध क्रियाएं। देखिए, जब हम चोरी, डकैती या कालाबाजारी के आदि के द्वारा जब पैसों को कमाते हैं तो उन सारी क्रियाओं को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि सारी अवैध क्रियाएं कानूनी रूप से गलत है। तो इन सारी क्रियाओं से जो प्राप्त आय है उसको भी राष्ट्रीय आय में कतई हम शामिल नहीं करते। तीसरी है वस्तु एवं सेवाओं का आगे मूल्य राष्ट्रीय आय में जोड़ने की कठिनाइयां। देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जिनका लेन देन हम पैसों में भी करते हैं, मुद्रा में भी करते हैं, फिर भी उनको राष्ट्रीय आय में काउंट करने में कठिनाइयां आती हैं। तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनको हम राष्ट्रीय आय में जोड़ें या ना जोड़ें, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं,
ऐसी वस्तु है जैसे किसान है, वो अनाज उत्पन्न करता है, ठीक है, काफी अनाज उत्पन्न कर लिया, पर वो कुछ भाग अनाज का अपने स्वयं के उपभोग के लिए रख लेता है, उसका तो उसे कोई पैसा दिया नहीं अपन ने, तो उस चीज को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करें नहीं करें, ये भी कठिनाई हमारे सामने आती है। दूसरा, जब किसान जो है अन्य मजदूरों को वेतन जो है वो वस्तु के आधार पर देता है, जैसे कि भाई जैसे उसने मजदूर लगा रखे हैं कि तुम अगर इतना खेत जोतोगे, इतनी फसल उगा के दोगे तो हम तुमको 10 बोरी गेहूं दे देंगे या 10 बोरी दाल दे देंगे। तो इस प्रकार से जब वस्तु विनिमय के द्वारा लेन देन किया जाता है तो उस चीज को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम भी इसके अंतर्गत देखी जाती है। तो ये समस्या का भी सामना हमें इसमें करना पड़ता है। आइए फोर्थ देखते हैं अपन, सरकार द्वारा उपलब्ध प्रशासनिक मूल्य आदि के बाजार मूल्य में कठिनाइयां। देखिए, कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो सरकार हमको निःशुल्क देती है, जैसे सार्वजनिक सुविधाएं, न्यायिक सुविधाएं, नगर पालिका की सुविधाएं। तो इन सारी चीजों से जो हमको इन सारी चीजों का हम प्रयोग भी करते हैं, पर ये चीज हमको फ्री में प्राप्त होती है, इसके लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो इस चीज को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करें या ना करें, ये भी एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है आपकी फिफ्थ, विदेशी फर्मों की आय। तो इसमें ये बताया गया है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, विदेशी आय को किस देश की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाए। देखिए क्या होता है, विदेशी फर्मों की आय, हम आयात और निर्यात करते हैं, ठीक है। जब हम किसी वस्तु को निर्यात करते हैं तो हमें विदेशों को, अगर हम वस्तु निर्यात करते हैं तो विदेशों से हमें काफी करेंसी हमको प्राप्त होती है। अब बात यह आती है कि इसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करें या ना करें। तो जब हमारे देश से कोई सामान विदेशों में जाता है और उसके बदले में जो आय प्राप्त होती है उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, और अगर हम विदेशों में जाके कोई बिजनेस करते हो, विदेशों से प्राप्त आय होती है, तो उस चीज को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। जब हमारे देश की कोई बनी चीज हम विदेशों में निर्यात करते हैं तब उससे जो आय की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारे देश की वस्तु जो निर्यात की गई उसी के बदले में हमें विदेशों से आय प्राप्त हुई है, तो उस चीज को हम इसमें काउंट करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति वर्षों से विदेश में रह रहा है अपने भारत का और वहां पे जो आय प्राप्त कर रहा है उसको हम हमारे देश की आय में शामिल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं काफी देखने में आती है, तो ये भी राष्ट्रीय आय को मापने में एक समस्या देखी जाती है। लास्ट जो समस्या है वो अपन देखते हैं, गिसावट की कठिनाइयां। गिसावट क्या होती है, जिसे अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनों पर जो टूट फूट होती है उसकी गणना राष्ट्रीय आय में करने में कठिनाई आती है। देखिए, वर्ष भर जब हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों का उत्पादन करते हैं तो ये छोटी जायज बात है कि जब वर्ष भर किसी मशीन का प्रयोग करेंगे तो उसमें टूट फूट होना स्वाभाविक है। जब मशीनों में जो टूट फूट आती है और उस पर जब हम उसकी मरम्मत करने के लिए जो पैसे खर्च करते हैं, उन पैसों को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करें या ना करें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना हमें करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये सारी थी आपकी धारणामूलक कठिनाइयां जो कि राष्ट्रीय आय को मापने में देखी जाती है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।